बच्चों, आप 2019 का पेपर इकोनॉमिक्स का सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला बात है, अगर प्राइस बढ़ रही है कमोडिटी की तो नो चेंज इन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो उस वक्त बताओ कमोडिटी इन रिस्पेक्ट टू इट प्राइस में क्या होगा। तो देखो, मैंने यहाँ एक तो ग्राफ बनाया है। ये हमारी एक्सपेंडिचर है जो इंक्रीज हो रही है। जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू होता है E ग्रेटर देन E लेस देन 1। बच्चों, ये मेरा खर्चा का ग्राफ है। मेरा खर्चा जैसे जैसे बढ़ा, फिर खर्चा जाकर कांस्टेंट हो गया, फिर खर्चा मेरा कम हो गया। इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर चार्ट। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब मेरा खर्चा बढ़ा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा लेस देन 1, और जब खर्चा मेरा कांस्टेंट हो गया तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा 1, और जब खर्चा फॉल हो रहा है तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1। याद रखना बच्चों, खर्चा अगर बढ़ रही है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा लेस देन 1। अगर खर्चा कांस्टेंट हो गई, खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 हो जाएंगी, और खर्चा अगर फॉल हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होंगी। यहाँ कह रहा बच्चा नो चेंज इन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसे कहते हैं यूनिट इलास्टिक। अगर दो कमोडिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री हो ईच अदर, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है दो कमोडिटी तो इंडिफरेंट कर्व क्या होगा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है, इसको देखो। अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इंडिफरेंट कर्व का जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट स्लोप होगा। बच्चों, इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आपसे बोला जा रहा है बच्चों, शेप ऑफ इंडिफरेंट कर्व बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर दो कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री हो तो इंडिफरेंट कर्व कैसे दिखने में लगेगा। बच्चों, उसका शेप के लिए हमको 3 गुड्स को जानना होगा। पहला गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ पे उसका जो शेप होगा वो होगा एल शेप। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि आईसी कर्व का जो शेप होगा वो एल शेप होगा, जिसे कहेंगे राइट एंगल शेप, जिसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल शेप। तो राइट एंगल शेप होगा बच्चों, इसे कहेंगे हम लोग एल शेप कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, हर 2-2 साल में देता है। आईसी कर्व का शेप बताइए, तो आप कहिएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आईसी कर्व एल शेप कर्व होगा या राइट एंगल कर्व होगा। लेकिन अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आईसी कर्व लीनियर होगा। लीनियर का मतलब बेटा जो सेम रेट से बढ़ेगा। तो आईसी कर्व लीनियर कर्व होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो
और तीसरा नंबर है बच्चों, अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ, इम्परफेक्ट का मतलब हुआ नॉट क्लोज टू सब्स्टिट्यूट, तब आईसी कर्व जो होगा कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। अब चलते बच्चों ऊपर की तरफ। टोटल बताइए, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। उसके बाद बच्चों, अगर टू गुड ऑफ डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम इज कॉल्ड। अच्छे, डिमांड जो है बेटा वो नेगेटिव है इनकम से, जबकि आपको मालूम है बच्चों इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। तो हम लोग इसको हम एक बार लिख देते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखोगे। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ये तो आपको मालूम है 0 होगा। लेकिन कैसे होगा, थोड़ा इसको बना के हम लोग दिखाते हैं। ये मेरा टोटल यूटिलिटी और ये है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में है क्या कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाएगा। अगर टोटल यूटिलिटी फॉल होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा। तो ये रिलेशन तो हर जगह यूज होता है। आइए बात करते हैं। टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा, अगर बढ़ रहा, तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा। टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी बेटा 0 हो जाएगा। अगर टोटल यूटिलिटी फॉल हो रहा यानी कि डिक्रीज हो रहा तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये रिलेशन है बच्चों। नेगेटिव डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रियल इनकम। बच्चों इनकम जो होती है, इनकम इफेक्ट is positive for all goods except inferior goods। देखो बेटा इनकम इफेक्ट जो होती है पॉजिटिव होती है सभी गुड्स के लिए, इन्फेरियर गुड्स को छोड़कर, यानी कि इन्फेरियर गुड के केस में नेगेटिव होती है। इन्फेरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होती है।
तो इन्फेरियर गुड्स हम इसको बोलेंगे बच्चों, काहे कि यहाँ नेगेटिव है इनकम के केस में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, the unit of one commodity have to sacrifice in order to get the additional unit of the other commodity। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा जहाँ एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके दूसरा यूनिट को बढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से टोटल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टोटल यूटिलिटी बेटा इंक्रीज होगी, यानी कि राइज होगा। जैसे मान लो मेरे पास दो गुड है एक्स और वाई, एक्स को 3 यूज कर रहा हूँ, इसको 4 यूज कर रहा हूँ। अब इसका एक तो सेक्रीफाइस कम कर दिया, इसको 2 कर दिए, तो इसको हम कर दिए 6। तो आप देखिए इसको कम करके इसको बढ़ा रहे, इसी को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ के मिले, इंक्रीज मिले। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर एज वेल एज क्वांटिटी टेकर नहीं, खाली प्राइस टेकर होता है। क्वांटिटी तो अपने हिसाब से वो ज़्यादा चाहे बेचे, कम चाहे बेचे, लेकिन प्राइस टेकर होता है, क्वांटिटी टेकर नहीं होता। प्राइस टेकर होता है लेकिन बट कैन डिटरमाइन इट ओन आउटपुट लेवल। हाँ, अपना आउटपुट को खुद वो डिसाइड करता है। प्राइस टेकर मेकर है नहीं, प्राइस टेकर और क्वांटिटी टेकर नहीं। बच्चों प्राइस टेकर इसलिए कहा कि प्राइस जो है इंडस्ट्री डिसाइड करता है। बेटा फर्म जो होता है, फर्म को बोला गया है प्राइस टेकर। फर्म प्राइस टेकर है, लेकिन वो अपना आउटपुट लेवल खुद डिटरमाइन करेगा, खुद पता लगाएगा उसे कितना माल तैयार करना है, कितना माल बेचना है। तो प्राइस टेकर हो सकता है लेकिन वो क्वांटिटी टेकर नहीं है, वो क्वांटिटी मेकर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जितना फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है और क्वांटिटी मेकर होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गवर्नमेंट इम्पोज द सेल टैक्स। अगर सरकार सेल टैक्स लगा दे, तब क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज। नहीं, कंज्यूमर सरप्लस अगर डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर भी तो डिक्रीज होगा। पूछो क्या है? प्रोड्यूसर को इनकम किससे मिलता है? कंज्यूमर से। दोनों सेम चलेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज। नहीं, कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज। यस। अगर सरकार सेल टैक्स लगा देता है बेटा गुड्स के ऊपर, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर लोग सरप्लस कर नहीं पाएगा, उनको तो एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो जब कंज्यूमर सरप्लस घटेगी तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी घट जाएगा। दोनों सेम चलेगा। बच्चों इम्पोर्टेंस है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व फेस बाय द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इन्फिनिटिव होता है। आइए
बच्चों डिमांड जो होती है और ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। काहे बच्चों? क्योंकि इसमें आपका प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, क्वांटिटी आप जितना भी बेचो, आप 10 बेचो, 40 बेचो, 80 बेचो, 100 बेचो, आप जितना बेचना चाहते हो बेचो, लेकिन प्राइस का लाइन आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, इसी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो बेटा इन्फिनिटिव में हम लोग टिक मार देंगे, अगर ये नहीं देता तो हम लोग टिक मार दे परफेक्टली इलास्टिक में। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एम आर कर्व हमेशा बराबर होगा ए आर कर्व का, यह हॉरिजेंटल होगा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एम आर, ए आर और पी। परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों ही बराबर होता है। इन लोग का जो शेप होता है बच्चों वो हमेशा हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे वो एवरेज रिवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिनल रिवेन्यू हो, चाहे वो प्राइस हो। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, तो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगा और इक्वल टू आर। यस, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगा इक्वल टू आर। इक्वल टू आर का मतलब आप ध्यान से देखिए, तीनों बराबर है, एवरेज रिवेन्यू भी बराबर है, मार्जिनल रिवेन्यू भी बराबर है और प्राइस भी बराबर है। इसीलिए इन लोग का जो शेप होगा बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होगा? मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। एबीसी का मिनिमम पॉइंट जो होगा वही होगा। तो मिनिमम पॉइंट एबीसी का कहाँ है बच्चों? मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी डी में है। डी का सबसे मिनिमम पॉइंट जो होगा एबीसी का वही होगा शट डाउन पॉइंट। बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सम टाइम इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी एक्सपेक्टेड टू सी। तो नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंट्री और एग्जिट पॉसिबल होता है। एंट्री ऑफ मेनी फर्म, देखो ध्यान से, नॉर्मल प्रॉफिट होने का वजह क्या है लॉन्ग रन में? एंट्री ऑफ मेनी फर्म। यस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने का वजह एक ही है क्योंकि यहाँ पड़ी सी नंबर होगा बेटा, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। नहीं रुकना होगा बेटा, इसको थोड़ा क्लोजली वॉच करना होगा। बच्चों लॉन्ग रन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो उसका अगर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म ज्वाइन द मार्केट। ज्वाइन मतलब एंट्री लेगा। और ये मार्केट में एंट्री देखेगा काहे कि लोग जो है उस सुपर प्रॉफिट कमा रहा।
लेकिन दूसरे तरफ बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, न्यू फॉर्म सॉरी ओल्ड फॉर्म एग्जिट या लीव द मार्केट। जब जहां पर आपको होगा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल सुपर लॉस, तो इसको देखकर पुराने फर्म मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। तो लॉन्ग रन में बेटा क्या होता है, जब लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं तो नया फर्म बोलता है हम भी ज्वाइन करें, मार्केट में एंट्री ले, हमको भी फ़ायदा होगा। और जब लॉस होता है ना बेटा, तो पुराना फर्म मार्केट छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पड़ी बेटा बोल रहा नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो जब प्रॉफिट होगा तो नया फर्म मार्केट ज्वाइन करेगा। एंट्री ऑफ मेनी न्यू फर्म, यस। A firm under perfect competition market operate in the equilibrium in the long run. Minimum point of the long run average cost curve. Under the perfect competition market में जो काम होता है लॉन्ग रन में, वो कहाँ पर होता है बेटा, जहाँ पर आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है। लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द फॉलोइंग नॉट टू बी अप्लीकेबल। क्या अप्लीकेबल नहीं होता, फ्री एंट्री एग्जिट तो होता है, प्रॉफिट विल बी नॉर्मल यस, इंडिविजुअल फर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, ए और बी दोनों होता है। तो हम लोग का आंसर होगा डी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट लिखा हुआ बच्चों, तो नॉट में आएगा सी, क्योंकि बच्चे लॉन्ग रन में बोल रहा है कि फॉलोइंग विल नॉट बी अप्लीकेबल। लॉन्ग रन में क्या अप्लीकेबल नहीं है, एंट्री एग्जिट पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है। लॉन्ग रन में यही दो तो होता है बच्चों। लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हो मैं बता दूं, लॉन्ग रन में दो काम ही होगा, आप उसमें एंट्री ले सकते हो मार्केट में, फ्री एंट्री और एग्जिट, और दूसरा है बेटा प्रॉफिट जो होगा हमेशा नॉर्मल होगा, प्रॉफिट इज नॉर्मल। तो ये लॉन्ग रन में होता है। बोलना जो नहीं होता वो बताओ, नहीं होता इंडिविजुअल डिमांड कर फेसिंग। When demand curve drops downward sloping, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग है, तब इक्विलिब्रियम क्या होगा। ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा सप्लाई कर्व है। अब सवाल में देखो क्या बोल रहा है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड ठीक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तब बताइए इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम जो होगा इस केस में दोनों राइटर का होगा और वे स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों एक जगह मिल रहा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
क्योंकि यह डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक दूसरे को काट रहा है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन एमसी कर्व को बोलते हैं, लेकिन वह हमेशा अप स्लोपिंग अपवर्ड, देखो बार बार आ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को बोलेंगे एमसी कर्व को, जो स्टार्टिंग होगा मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी से। ये बात याद रखना, मिनिमम पॉइंट जो शुरू होगा एबीसी से वहीं से स्टार्ट होगा। बच्चा ये वाला ये इसको एकदम याद कर लेना बच्चा। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो होगा परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें हमेशा एमसी कर्व का जो हिस्सा होगा ऊपर की तरफ जाएगा और ये स्टार्ट करेगा मिनिमम पॉइंट ऑफ, बच्चों ये हमारा लेबर है और ये मेरा क्वांटिटी है। क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे आउटपुट, जिसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। हमें बता रहा कि बताओ एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा। कौन प्रोडक्ट निकालने बोला, एवरेज प्रोडक्ट बार बार आ रहा। ठीक है, दोनों देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। हमारा टोटल प्रोडक्ट है 0 10 22 38 47 55 62। मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें हम, क्या हो रहा, 0 10 12 The longest river in Nepal is the Karwari River. The longest river in Nepal is the Karwari River. The longest river in मार्जिनल यूटिलिटी जो है बच्चों, हमको निकालना है 11 यूनिट का। तो हम कैसे निकालेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे। चौदह। अब हमको बोल रहा है टोटल निकालो। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 162 में अगर हम 12 जोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये वाला से जब इसको घटाते हैं तो ये मिलता है, अब ये वाला को इसमें जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इसमें जोड़कर 172। तो बेटा 172 और 14 बी नंबर है। आपके सामने मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ 2, प्राइस है 15 और ये है 6। आपको बोलना निकालो पी वाई। तो और के कमोडिटी है 2 कमोडिटी। तो आपको याद होगा 2 कमोडिटी के केस में मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया था। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का बटा में प्राइस एक्स बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी वाई बटा में पी वाई। मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, प्राइस 15 है, मार्जिनल यूटिलिटी वाई जो है वो 6 है और प्राइस नहीं दिया हुआ तो एक्स है, क्रॉस मल्टीपल कर दो। पंद्रह 6 के 90, 2 से काटो तो 45। गिवन गुड और इन्फीरियर गुड में रिलेशन क्या, ऑल द गिवन गुड आर इन्फीरियर गुड्स, ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड और गिवन गुड सब्जेक्ट टू बी इन्फीरियर गुड्स, बोथ ए एंड सी। आइए, ऑल गिवन गुड आर इन्फीरियर गुड्स, राइट। ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स, नहीं।
गिवन गुड और सबसेट ऑफ इंफीरियर गुड, यस। ए और सी दोनों मिल रहा और ये पॉइंट है डी में, तो डी हमारा आंसर होगा कि ऑल गिवन गुड्स जो इंफीरियर गुड्स होगा, और गिवन गुड्स को हम लोग इंफीरियर गुड का सबसेट मानेंगे। In order to draw the ICC curve, ICC कर्व का मतलब होता है इनकम कंजम्पशन कर्व। तो बजट लाइन पैरेलल होगा, प्राइस एक्स और वाई 3 प्रोपोर्शन में होगा नहीं, जहां मनी कांस्टेंट होगा बोथ ए और सी होगा, तो ए भी होगा और सी भी होगा, तो इसका आंसर होगा डी। क्योंकि इनकम कंजम्पशन कर्व में बजट लाइन जो पैरेलली जो होगा वो शिफ्ट होगा, और मनी जो होगा वो कांस्टेंट होगा दोनों गुड्स का। यहाँ जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। आंसर होगा डी। हेलो, सपोज देयर इज ए शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कार का डिमांड क्या होगा? तो भैया जब दाम बढ़ेगा तो कार का डिमांड तो फॉल होगा, तो फॉल होगा तो हमेशा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ नहीं जाएगा। डी नंबर, क्योंकि आपको मालूम है प्राइस बढ़ने से पेट्रोल कार का दाम घटेगा, कार का दाम क्या होगा? कार का डिमांड फॉल होगा। कार का डिमांड बच्चों फॉल होगा, और जब डिमांड फॉल होगा बच्चों तो वो शिफ्ट करेगा हमेशा किधर? शिफ्ट टू लेफ्ट। लेकिन अगर डिमांड अगर मान लो बच्चों राइज हो रहा है, डिमांड अगर राइज होगा, याद रखना बच्चों, डिमांड राइज होगा तो डिमांड का शिफ्ट होगा राइट के तरफ। तो इसको देख लेना, बार बार प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रहा है। लेकिन अगर प्राइस कभी बच्चों फॉल हो जाए तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो राइट जाएगा। लेकिन अभी आंसर कहाँ होगा? लेफ्ट। बच्चों वेजेज रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट आर है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आर एस फॉलोस। What is expected the MPK will be if the producer is in equilibrium? बच्चों जहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है कैपिटल का, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दे दिया हो तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना, MPK बराबर MPL। हमको बोल रहा है MPK निकालो, तो MPL देखो दिया हुआ 16, तो 16 ले लो। उसके बाद 40 दिया हुआ है, 40 ले लो F, और W है 5, इससे इंटू करो 8, 16 को 8 से इंटू करो 128। बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं?
बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट, फॉरगॉन कॉस्ट, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें आपके सामने बहुत सा एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। एक आदमी के पास बहुत सा ऑप्शन है कमाने का, तो अगर वो कमाना चाहता है तो वो कॉलेज में भी क्लास ले सकता है, रेडियो में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फॉर्म में भी एडवाइस दे सकता है, मैगजीन में अपना राइटिंग भी छपवा सकता है। तो आपको बहरा सी कैन परफॉर्म ओनली वन एक्टिविटीज़। अगर वो सिर्फ एक ही काम करना चाहे तो बता सकोगे क्या होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टीचिंग द कॉलेज। अगर वो कॉलेज में टीचिंग करना चाहे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। अगर वो कॉलेज में टीचिंग करना चाहेगा तो उसको ये वाला कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट इसको भूलना पड़ेगा, फॉरगॉन। तो टोटल होगा 3700, क्योंकि अगर यहाँ वो काम करना चाहेगा तो उनके पास ये 3 ऑप्शन चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना सेक्रीफाइस होगा, 3700। आपको कह रहा बच्चों मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट 4 यूनिट का निकालो, ये बार बार दे रहा बच्चों। तो 4 यूनिट हमारा यही है, इसी का निकालने बोला पहले मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालना है बेटा 4 यूनिट का। तो कितना कॉस्ट बढ़ा वो देखो, 4 यूनिट में कितना कॉस्ट बढ़ रहा है ये देखो। तो मार्जिनल कॉस्ट हम निकाल लेंगे बच्चों। ये 4 यूनिट से पहले 58 है, 58 मेरा टोटल कॉस्ट है और ये 72 है। 72 में से आप 58 को माइनस कर दो तो आपका 12 आया। अब निकालना है बच्चों एसी। तो एसी के लिए आपको मालूम होगा टीसी को डिवाइड करना होगा क्वांटिटी से, और 4 यूनिट में 72 है बच्चों। 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो 24। सॉरी बच्चों, यहाँ मैंने गलत कर दिया। यहाँ आएंगे 24 और ये आएगा बच्चों 12। तो हमारा आंसर होगा डी।